Good morning students, class 11th political science. Now I am going to discuss about the powers and the position of president. In this particular lecture, we will study about the powers and position of the president. आर्टिकल 74 का जो फर्स्ट पार्ट है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो वो ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ये दोनों क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे। हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन, यानी कि प्रेसिडेंट अपने तमाम कामों को अंजाम देने के लिए प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। प्रेसिडेंट किस तरह काम करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्क अकॉर्डिंग टू द एडवाइसेज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, provided that the president may require the council of minister to reconsider such advices। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो भी एडवाइसेज हैं उनको दोबारा रिकन्सिडर भी कर सकते हैं। एंड प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डिंग विद द एडवाइस टेंडर आफ्टर सच रिकन्सिडरेशन। और प्रेसिडेंट उन रिकन्सिडरेशन के अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, उन मतलब एडवाइसेस के अकॉर्डिंग ही क्या करना होता है प्रेसिडेंट को काम। यानी कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्क अकॉर्डिंग टू द एडवाइसेस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। Do you know what the word shall mean here? It indicates that the advice is binding on the president। प्रेसिडेंट को मतलब प्रेसिडेंट को बाइंड कर दिया गया है कि प्रेसिडेंट इन एडवाइसेस को फॉलो करें। इन व्यू ऑफ द कंट्रोवर्सी अबाउट द स्कोप ऑफ प्रेसिडेंट्स पावर, a specific mention was made in constitution by an amendment that the advice of council of minister will be binding on the president। बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के ज़रिए ये बात क्लियर कर दी गई है, उसमें मेंशन कर दिया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को प्रेसिडेंट को मानना होगा, प्रेसिडेंट बाइंड है। बाय अनदर अमेंडमेंट मेड लेटर, एक और अमेंडमेंट किया गया बाद में। इट वाज डिसाइडेड, इसमें डिसाइडेड किया गया कि प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर इट्स एडवाइस, कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से उसकी एडवाइस को रिकन्सिडर करने के लिए भी बोल सकते हैं। एंड हैज़ टू एक्सेप्ट द रिकन्सिडर एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और फिर प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को मानना ज़रूरी होगा। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द प्रेसिडेंट द फॉर्म, देखो हम सब जानते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हेड ऑफ द स्टेट मतलब जो रियल पावर होती है या रियल हेड होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट। तो फॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन, प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इन दिस फॉर्मल सेंस प्रेसिडेंट हैज़ वाइड रेंजिंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड इमरजेंसी पावर। प्रेसिडेंट के पास मतलब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द इमरजेंसी पावर। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम दीज पावर्स आर इन रियलिटी यूज बाय द प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तमाम पावर्स प्रेसिडेंट यूज करते हैं, कब, ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट इन तमाम पावर्स को, अपने एग्जीक्यूटिव पावर्स हों, चाहे लेजिस्लेटिव पावर हो, चाहे जुडिशियल पावर हो, चाहे इमरजेंसी पावर, इन तमाम पावर्स को यूज़ करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैव सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या होता है, लोकसभा में मेजोरिटी का सपोर्ट हासिल होता है, और इसीलिए ये रियल एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी में आते हैं। In most of the cases, the president has to follow the advice of the council of minister। और बहुत सारे केसेस में ये देखने को पाया गया है, देखा गया है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को फॉलो करते हैं। हम पढ़ते हैं अब प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पास कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। On the basis of the above discussion, can we infer that the president has no discretionary power under any circumstances? प्रेसिडेंट के पास किसी भी तरह के हालातों में किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती।
दिस विल बी एन इनकरेक्ट असेसमेंट। तो ये कहना क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता। Constitutionally, the president has a right to inform of all important matters and deliberation of the Council of Ministers। क्योंकि संविधान ये कहता है, क्या कहता है संविधान, ये कहता है कि प्रेसिडेंट हैज़ अ राइट, प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है टू बी इन्फॉर्म, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जिन जिन मैटर्स पे जो भी डिसीजंस लिए हैं, जो भी उन्होंने काम किया है, उन सारे मैटर्स के बारे में प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करने की जिम्मेदारी किसकी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की है। लिखा है ना, द प्रेसिडेंट हैज़ अ राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट मैटर्स एंड डेलिब्रेशंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तमाम मैटर्स, तमाम कामों के बारे में प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। द प्राइम मिनिस्टर इज obliged to furnish all the information that the president may call for। प्राइम मिनिस्टर से अगर प्रेसिडेंट किसी भी मैटर पर किसी इन्फॉर्मेशन को मांगते हैं तो प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि वो प्रेसिडेंट को उन तमाम मैटर्स पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं जिन मैटर्स पर प्रेसिडेंट ने उनसे किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है। द प्रेसिडेंट ऑफन राइट टू प्राइम मिनिस्टर एंड एक्सप्रेस हिज व्यू ऑन मैटर्स कन्फ्रंटिंग द कंट्री। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अक्सर ये देखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर्स को वो लिखते हैं उन मैटर्स पर लिखने के बारे में, उन मैटर्स को एक्सप्रेस करने के बारे में, यानी कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से उन मैटर्स से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मांगते हैं जिन मैटर्स का ताल्लुक किस पे होता है, मैटर्स कन्फ्रंटिंग द कंट्री, यानी कि जो मुद्दे देश के लिए इम्पोर्टेंस होते हैं, जो देश से जुड़े होते हैं, उन तमाम मैटर्स पर अगर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से किसी तरह की इन्फॉर्मेशन मांगे तो प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को वो तमाम इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी होती है। Besides this, there are at least 3 situations where the president can exercise the power using her own discretion। इन सब के अलावा प्रेसिडेंट के पास 3 ऐसे हालात हैं जिनमें वो अपनी पावर्स, अपने डिस्क्रिशन पावर का इस्तेमाल खुद कर सकते हैं। इन द फर्स्ट प्लेस, पहले कहाँ, किस तरह के सिचुएशन में, वी हैव ऑलरेडी नोटेड दैट द प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कि पहला ये है कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो एडवाइस दिया उसको वापस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कह सकते हैं सोचने के लिए कि वो उस एडवाइस पर फिर से गौर करें। आस्क द काउंसिल टू रिकंसिडर, यानी कि जो डिसीजन लिया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस पर फिर से एक बार गौर व फिक्र करें। इन डूइंग दिस द प्रेसिडेंट एक्ट ऑन हिज ओन डिस्क्रिशन। इस तरह के मैटर्स में जाहिर होता है कि इससे पता चलता है कि प्रेसिडेंट अपने खुद के डिस्क्रिशन का यूज़ कर रहे हैं, जो डिस्क्रिशनरी पावर है। व्हेन द प्रेसिडेंट थिंक दैट द एडवाइस हैज सर्टेनली फ्लॉज और लीगल लैक्यूने और दैट इट इज़ नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। और अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि जो भी एडवाइस है, जो भी बात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ से कही जा रही है, अगर उससे वो देश के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए बेहतर नहीं है तो प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल टू रिकंसिडर द डिसीजन। तो प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कह सकते हैं कि वो अपने डिसीजन पर फिर से गौर व फिक्र करे। Although the council can still send back to the same advice and the president would then be bound to by the advice। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर से ही इस एडवाइस को भेज देती है तो इस कंडीशन में प्रेसिडेंट बाउंड है कि वो उसको फॉलो करे। Such a request by the president to reconsider the decision would naturally carry a lot of weightage। यानी प्रेसिडेंट जो किसी डिसीजन पर दोबारा से गौर व फिक्र या रिकन्सिडरेशन के लिए अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भेजते हैं तो उसमें काफ़ी मतलब टाइम और पैसा, इन सब चीज़ों का काफ़ी देखें तो काफ़ी चीज़ें टाइम वगैरह बहुत वेस्ट हो जाता है। सो दिस वन वे इन विच द प्रेसिडेंट कैन एक्ट इन हिज ओन डिस्क्रिशन। तो एक तरीका तो ये है कि जिसमें हम ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या है, सेकेंड, President also has veto power by which we can withhold or refuse to give assent to bill। प्रेसिडेंट के पास एक वीटो पावर होती है जिसकी मदद से प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, किसी भी बिल को अपनी मर्जी देने से या असेंट देने से मना कर सकते हैं। अदर देन, यानी कि मनी बिल, लेकिन मनी बिल
को के केस में ऐसा नहीं कर सकते, मतलब एक मनी बिल को छोड़कर प्रेसिडेंट बाकी किसी और बिल को चाहें तो अपना असेंट, अपनी मंजूरी दें या ना दें जो बिल पार्लियामेंट से पास होकर गया, क्योंकि कोई भी बिल उस वक्त तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि उस बिल को प्रेसिडेंट की मंजूरी ना मिल जाए। तो एवरी बिल पास बाय द पार्लियामेंट गोज द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट बिफोर इट बिकम अ लॉ, यानी कि कोई भी बिल कानून कब बनता है, लॉ कब बनता है, जब उस बिल को प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल जाती है। तो मनी बिल को छोड़कर बाकी जितने भी बिल होते हैं उस पर प्रेसिडेंट को ये इख्तियार है कि वो उस बिल को अपनी मंजूरी दें या ना दें। द प्रेसिडेंट कैन सेंड द बिल बैक टू द पार्लियामेंट आस्किंग इट टू रिकन्सिडर द, प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है कि वो उस बिल को वापस फिर से पार्लियामेंट भेज सकते हैं, कह सकते हैं कि वो पार्लियामेंट फिर से उस बिल पर गौर फिक्र करे, रिकन्सिडर द बिल। और ऐसा कई बार देखा जा चुका है, जैसे कि वी सा दैट देयर इज नो टाइम लिमिट ऑन द प्रेसिडेंट फॉर गिविंग, और प्रेसिडेंट के पास इस तरह की कोई टाइम बाउंडेशन भी नहीं है कि प्रेसिडेंट को जो बिल है वो 1 महीने या 6 महीने में पास करना ही करना है। ऐसा कोई टाइम बाउंडेशन प्रेसिडेंट के ऊपर लागू नहीं होती। बट हाँ, ये ज़रूर है कि प्रेसिडेंट ने अगर उस बिल को अपनी मंजूरी नहीं दी तो वो बिल कानून नहीं बन सकता। 1986 में पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ था जिसको इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल कहा जाता है। तो दिस बिल वाइजली क्रिटिसाइज्ड बाय मैनी फॉर इट्स सॉट टू curtail द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो इस बिल में बहुत सारे पॉइंट्स आए थे इस बिल के जिसको क्रिटिसाइज़ किया गया। इस बिल से लग रहा था कि जो प्रेस की आज़ादी है वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान होगा, कि कहीं ना कहीं प्रेस की आज़ादी छीन जाएगी। देन द प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह डिड नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन दिस बिल, और इस बिल पर उस वक्त प्रेसिडेंट थे हमारे हिंदुस्तान के ज्ञानी जेल सिंह। तो ज्ञानी जेल सिंह ने इस बिल पर कोई डिसीजन नहीं लिया था उस वक्त। आफ्टर हिज टर्म वाज ओवर, लेकिन जब उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया और जब दूसरे प्रेसिडेंट आए वैन कातरमन, तो उन्होंने इस बिल को पार्लियामेंट को दोबारा भेजा फर्दर रिकन्सिडरेशन के लिए कि दोबारा से पार्लियामेंट में इस बिल पर गौर किया जाए। By that time, the government that brought the bill before the parliament had changed, a new government was elected. By the time, उस वक्त जो गवर्नमेंट थी that brought the bill, वो जो बिल लाई थी पार्लियामेंट that before the parliament had changed, इससे पहले कि जो पार्लियामेंट उस बिल में किसी तरह का चेंज लाती, कोई चेंज करती, एक नई गवर्नमेंट इलेक्ट हो गई 1989 में। यानी कि बिल जो पुरानी गवर्नमेंट ने पेश किया था, पुरानी गवर्नमेंट पार्लियामेंट से पास हुआ था, और उसके बाद जब बिल वापस भेजा गया रिकन्सिडरेशन के लिए तो गवर्नमेंट उसमें कोई चेंज करती, तो उस दौरान क्या हुआ, नए इलेक्शन हुआ, नई गवर्नमेंट इलेक्ट हो गई। द गवर्नमेंट बिलोंग द डिफरेंट कोलिशन एंड डिड नॉट ब्रिंग द बिल बैक बिफोर द पार्लियामेंट। और फिर उस बिल पर किस तरह का कोई डिसीजन नहीं लिया गया। दस जेल सिंह डिसीजन टू पोस्टपोन गिविंग असेंट टू द बिल इफेक्टिवली मीन दैट द बिल कुड नेवर बिकम अ लॉ। और क्योंकि गवर्नमेंट ही चेंज हो गई, जब गवर्नमेंट चेंज हो गई तो फिर बिल पर किसी तरह का कोई रिकन्सिडरेशन नहीं लिया जा सका। तो जो ज्ञानी जेल सिंह का डिसीजन था तो वो यही था कि वो जो बिल था उसको पोस्टपोन कर दिया गया और वो बिल कानून नहीं बना। तो किसी भी बिल के कानून बनने का ये एक बहुत वैसा तरीका है कि जब तक प्रेसिडेंट को की उस बिल को मंजूरी नहीं मिलती वो बिल कानून नहीं बन सकता। दिस वीटो पावर इज लिमिटेड बिकॉज इफ द पार्लियामेंट पास द सेम बिल अगेन सेंड इट बैक टू द प्रेसिडेंट देन द प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव असेंट टू द बिल। वीटो पावर एक लिमिटेड पावर है। अगर पार्लियामेंट उस सेम बिल को दोबारा पास करके प्रेसिडेंट के पास भेज देती है तब प्रेसिडेंट को उस बिल को अपनी मंजूरी देना पड़ती है। However, there is no mention in the Constitution about the time limit within which the President must send the bill back for reconsideration. हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट नहीं दे रखी है कि प्रेसिडेंट उस बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए वापस हाउस में दोबारा भेज सकते हैं या कितने दिन के लिए अपने पास रोक सकते हैं, इस तरह की कोई टाइम लिमिट नहीं है। दिस मीन्स दैट द प्रेसिडेंट कैन जस्ट कीप द बिल पेंडिंग विद हिम विदाउट एनी टाइम लिमिट। तो कभी कभी ऐसा भी होता है क्योंकि टाइम लिमिट ना होने की वजह से बिल जो है वो पेंडिंग में पड़े रहते हैं। This gives the president an informal power to use the vote
वीटो इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर। और ये जो है ये प्रेसिडेंट को एक इनफॉर्मल पावर देते हैं ताकि वो अपनी वीटो पावर को इफेक्टिव वे में यूज़ कर सकें। दे समटाइम रेफर टू एज अ पॉकेट वीटो, और इसे कभी कभी हम क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो, यानी कि पेंडिंग में बिल पड़ा हुआ है, प्रेसिडेंट के पास कोई टाइम लिमिट बाउंडेशन तो है नहीं कि भाई इतने टाइम में 6 महीने में उस बिल को अपनी मंजूरी देनी है, वो बिल पड़ा रहता है, तो इसलिए क्या कहा जाता है, पॉकेट वीटो, टाइम लिमिट। तो ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है। द थर्ड काइंड ऑफ डिस्क्रिशन अराइज मोर आउट ऑफ द पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस। तीसरी जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस में देखने को मिलती है। फॉर्मली द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। नॉर्मली इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट सिस्टम में हम ये देखते हैं कि लीडर हु हैज़ सपोर्ट, जिस लीडर को लोकसभा में मेजोरिटी का सपोर्ट हासिल होता है वही प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रिशन वुड नॉट अराइज, बट इमेजिन अ सिचुएशन व्हेन आफ्टर इलेक्शन, मान लीजिए इलेक्शन के बाद किसी को भी लोकसभा में क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती, अब ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए। इमेजिन फर्दर आफ्टर अटेम्प्ट फॉर फोर्थ अलायंस 2 or 3 लीडर्स आर क्लेमिंग दैट दे हैव द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द हाउस। अब 2-3 लीडर हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई हमें लोकसभा में या हाउस में मेजोरिटी का सपोर्ट हासिल है तो हमें प्रेसिडेंट बना दिया जाए। तो अब ऐसी कंडीशन में प्रेसिडेंट हैज़ टू डिसाइड हूम अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसी कंडीशन में प्रेसिडेंट को ये पावर हासिल है, प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो डिसाइड करें कि उन्हें किसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना है। इन सच अ सिचुएशन the president has to use his own discretion in judging who really may have the support of the majority or who can actually form and run the government। इस तरह की कंडीशन में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपने डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करते हैं और वो जज करते हैं कि वो कौन बंदा है जिसको मेजॉरिटी का सपोर्ट हासिल है और जिसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाना चाहिए और जो एक्चुअल में गवर्नमेंट को चला सकता है। Since 1989, major political changes have considerably increased the importance of the president office। 1989 में हम अगर देखें तो बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस थे जो लाए गए जिससे प्रेसिडेंट की इंपॉर्टेंस का पता चलता है कि प्रेसिडेंशियल जो ऑफिस है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। इन द फोर्थ पार्लियामेंट्री इलेक्शन हेल्ड फ्रॉम 1989 to 1998 नो सिंगल पार्टी और कोलिशन अटेंड। क्योंकि ऐसा हुआ था, ये देखा गया कि मतलब 4 पार्लियामेंट्री इलेक्शन ऐसे हुए हैं जो 1989 से 1998 तक मतलब हुए थे। उसमें ये देखा गया कि कोई भी सिंगल पार्टी या कोलिशन पार्टी ऐसी नहीं थी जिसको मेजोरिटी मतलब क्या हो, कोलिशन, नो सिंगल पार्टी और कोलिशन अटेंड अ मेजोरिटी, यानी कि कोई भी सिंगल पार्टी या कोलिशन पार्टी ऐसी नहीं थी जिसको लोकसभा में मेजोरिटी हासिल हो। दिस सिचुएशन डिमांडेड प्रेसिडेंशियल इंटरवेंशन आइदर इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट गवर्नमेंट और टू ग्रांट अ रिक्वेस्ट फॉर अ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा बाय प्राइम मिनिस्टर हु कुड नॉट प्रूव मेजोरिटी इन द हाउस। तो इस तरह के सिचुएशन में प्रेसिडेंट से ही ये डिमांड की जाती है कि वो ये देखें कि कौन सा बंदा ऐसा है जिसको रियल में मेजोरिटी हासिल है या नहीं हासिल है, या कौन है जो गवर्नमेंट को फर्दर रन करेगा, या फिर ये कि कॉन्स्टिट्यूट गवर्नमेंट टू ग्रांट रिक्वेस्ट, या फिर इस तरह से एक रिक्वेस्ट की जाए कि जो लोकसभा है उसको डिसॉल्व कर दिया जाए प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए, अगर हाउस में ये बात साबित नहीं हो पाती है कि किसको मेजोरिटी का सपोर्ट हासिल है। इट मे दस बी सेड द प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशन इज रिलेटेड द पॉलिटिकल कंडीशन। इसी को कहा जाता है प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशन, यानी कि इस तरह की पॉलिटिकल कंडीशन में जब प्रेसिडेंट इस तरह से अपने डिसीजन या अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसको कहा जाता है प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशन। There is a greater scope for presidential assertiveness when government are not stable and coalition occupy power. For the most part, the president is a formal power holder and a ceremonial head of the nation। ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं वो फॉर्मल पावर उनके पास होती हैं, वो नेशन के सेरेमोनियल हेड होते हैं, रियल हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। यू मे वंडर वाई देन डू वी नीड अ प्रेसिडेंट, लेकिन सवाल ये उठता है हमें प्रेसिडेंट की क्यों ज़रूरत है। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डिपेंडेंट ऑन द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी लेजिस्लेचर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो डिपेंड करती है लेजिस्लेचर में जिसको मेजोरिटी की सपोर्ट हासिल हो उस पार्टी पर, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस पर डिपेंड करती है, जिसको लेजिस्लेचर में मेजोरिटी का सपोर्ट हासिल हो। This also means that the Council of Ministers may be removed at a time and a new Council of Ministers will have to be put in a place।
दिस मीन इसका मतलब ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव भी किया जा सकता है, नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुना भी जा सकता है। इस तरह की सिचुएशन कब होती हैं? जब हेड ऑफ द स्टेट हु हैज़ फिक्स्ड टर्म, जब जो हेड ऑफ द स्टेट है उनका जो टर्म है, टाइम पीरियड है, वो फिक्स्ड हो। हु मे बी एम्पावर्ड टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड हु मे सिम्बोलिकली रिप्रेजेंट द एंटायर कंट्री। यानी कि हु मे बी जो क्या करते हैं, जो अपॉइंट कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को और जो एंटायर कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज एग्जैक्टली द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। तो इस तरह के सर्कमस्टांसेस को हम कहते हैं ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। इस तरह के सर्कमस्टांसेस में प्रेसिडेंट का रोल ये रहता है। Beside, when no party has clear majority, the president has the additional responsibility of making choice and appointing the prime minister to run the government of the country. जब किसी भी पार्टी को, सिंगल पार्टी को मेजोरिटी का सपोर्ट हासिल नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में प्रेसिडेंट अपने एडिशनल पावर का इस्तेमाल करते हैं ये चुनने में कि किस बंदे को वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे जो गवर्नमेंट को चलाएगा या देश की गवर्नमेंट को चलाएगा और देश को चलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।